अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम ये देखेंगे थोड़ा सा पीडा एक्ट के बारे में कि पीडा एक्ट क्या है, मुलाजमीन को जो सज़ाएं मिलती हैं पीडा एक्ट के थ्रू, कौन सी सज़ा किस किस्म की सज़ा है और कितनी हो सकती है, ये देखेंगे हम पीडा एक्ट में। और उसके बाद हम थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो पीडा है ये इसका मुखफ़फ़ है पंजाब एम्प्लॉयज़ एफिशिएंसी डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट 2006। ये 2006 में पेश हुआ था। इट हेल्प्स टू प्रोवाइड प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। ये जो गवर्नमेंट के मुलाजिम है ना, उनके अगेंस्ट जो प्रोसीडिंग कार्रवाई होती है वो पीडा एक्ट के थ्रू होती है। अगर वो किसी गलती के मुर्तकिब हों, किसी इनएफिशिएंसी के मुर्तकिब हों, या डिसिप्लिन में कोई ब्रीच करें, नज़्म ज़ब्त को तोड़ें, कोई करप्शन करें, तो उसके लिए अकाउंटेबिलिटी, ये ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। प्रोसीडिंग और पेनल्टी किन सूरतों में हो सकती है? या तो इनएफिशिएंसी हो, पहला नंबर इनएफिशिएंसी है, अपने काम में इनएफिशिएंट होना, ना कर सकना। दूसरा मिसकंडक्ट है, कोई भी महकमाना ऑर्डर्स को ना मानना मिसकंडक्ट के जुमरे में आता है। या आपके ज़िम्मे जो ड्यूटी लगाई गई है उसको वायलेट करना मिसकंडक्ट है। उसके बाद करप्शन है, इंगेज्ड इन सबवर्सिव रिबिलियस एक्टिविटीज़। रिबिलियस एक्टिविटीज़ में यानी वो बागियाना सरगर्मियाँ जो आपका महकमा आपको अलाउ नहीं करता, जिस महकमे के आप मुलाजिम हैं वो आपको अलाउ नहीं करता उन सरगर्मियों में मुलविस होना। जैसे आपका महकमा आपको अलाउ नहीं करता कि आप पॉलिटिक्स में हिस्सा लें। आप गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो अगर आप पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते हैं तो ये एक किस्म की रिबिलियस एक्टिविटी है, तो इसके लिए भी सजा हो सकती है पीडा एक्ट के थ्रू। पीडा एक्ट में जो है वो दो किस्म की पेनल्टीज होती हैं, माइनर पेनल्टी और मेजर पेनल्टी। माइनर पेनल्टी का मतलब ये कि थोड़ी सी होती है माइनर पेनल्टी, और मेजर पेनल्टी बड़ी सजा होती है। माइनर पेनल्टीज में सबसे पहला आता है सेंश्योर। सेंश्योर सबसे ज्यादा माइनर पेनल्टी जो है ये सेंश्योर है। सेंश्योर का मतलब ये होता है कि वार्निंग देके छोड़ देना कि आपको ये वार्निंग है और आइंदा से अगर आपने ऐसा किया तो उस पर आपको सजा मिलेगी। लेकिन ये सेंश्योर ज़बानी नहीं होता, ये रिटर्न होता है। ये उनकी अगर किसी की सर्विस बुक है तो उस पर सेंश्योर लिखा जाता है। ये ज़बानी वार्निंग नहीं होती, ये सबसे कम सजा होती है। उसके बाद विद होल्डिंग इंक्रीमेंट नॉट मोर देन 5 years। तो जो इंक्रीमेंट सालाना इंक्रीमेंट लगती है, जी जीशान भाई मैं कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग। अच्छा, विद होल्डिंग इंक्रीमेंट नॉट मोर देन 5 years। इंक्रीमेंट सालाना इंक्रीमेंट लगती है। इंक्रीमेंट का आप लोगों को पता होगा क्या होती है कि हर साल बाद और जो बेसिक पे है उसके हिसाब से कुछ आपकी सैलरी जो है वो इंक्रीज होती है, उसको इंक्रीमेंट कहते हैं हर साल के बाद। तो वो जो इंक्रीमेंट है वो 5 साल तक स्टॉप की जा सकती है माइनर पेनल्टी के थ्रू, 5 साल से ज़्यादा नहीं की जा सकती। लेकिन ये इसके बारे में ये कहा जाता है कि एक भी इंक्रीमेंट जो है वो कट जाए, एक भी इंक्रीमेंट की सज़ा हो जाए तो उसके वो बड़े लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर आप अपनी सर्विस की इब्तदा में हैं तो वो फिर यूँ समझ लें कि वो आपका एक जो इंक्रीमेंट है वो आगे उसी तरह चलती जाएगी। हर साल उस इंक्रीमेंट की वजह से आपको कुछ ना कुछ लॉस होता जाएगा। तो ये ये भी माइनर पेनल्टी में आती है, इंक्रीमेंट विद होल्ड कर लेना, इंक्रीमेंट काट लेना। अच्छा, उसके बाद फाइन नॉट एक्सीडिंग बेसिक पे ऑफ 1 month। 1 month की आपकी जो बेसिक पे है, बेसिक पे का मतलब आप लोगों में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, वो इन चीज़ों को समझते हैं। अगर कोई नहीं है तो उसके लिए ये बेसिक पे वाली बात हो सकती है नहीं, कि बेसिक पे क्या है। बेसिक पे के साथ कुछ अलाउंसेस होते हैं, उनसे सैलरी बनती है माहाना, जैसा कि कन्वेंस अलाउंस हो गया, मेडिकल अलाउंस हो गया, और ये इस तरह के जो अलाउंस है ये सैलरी में लगते हैं, तो आपकी सैलरी बेसिक पे के साथ आपकी सैलरी कंप्लीट होती है। तो
ये बेसिक पे जो है उस एक मंथ की बेसिक पे से ज़्यादा फाइन नहीं कर सकते। माइनर पेनल्टी जो होती है ना, उसमें एक मंथ की बेसिक पे से ज़्यादा फाइन नहीं कर सकते। फर्ज कर लें एक बंदा जो है वो 14 स्केल में जॉब कर रहा है, उसकी बेसिक पे 30,000 है और उसकी टोटल पे जो बनती है ग्रॉस पे या नेट पे वो अगर बन रही है 46-50 के राउंड अबाउट बन रही है, तो 30,000 जो है उससे ज़्यादा फाइन, बेसिक पे से ज़्यादा फाइन नहीं हो सकता ये माइनर पेनल्टी के अंदर। ये अब वो जो पेनल्टी आपको जो अथॉरिटी है जो आपको पेनल्टी देती है उस अथॉरिटी पे डिपेंड करता है कि वो आपको कितना कितना फाइन करती है, लेकिन वो जितना भी फाइन करेगी एक मंथ की बेसिक पे से ज़्यादा नहीं होगा। अच्छा, दूसरा है रिडक्शन टू लोअर स्टेज, मैक्सिमम 5 स्टेजेस। लोअर स्टेज पे रिड्यूस कर देना, ये रिडक्शन टू लोअर स्टेज, ये तो मैंने कहीं पढ़ा था कि ये मेजर पेनल्टी में था। चलें ये इसको देख लेंगे, इसको कंफर्म कर लेंगे। ये मैंने कहीं पढ़ा था कि ये रिडक्शन टू लोअर स्टेज जो है ये मेजर पेनल्टी में आता है, लेकिन ये माइनर में आप देखें, इसको अभी आप माइनर में ही देखें। रिडक्शन टू लोअर स्टेज मैक्सिमम 5 स्टेजेस। आपका स्टेज जिस स्टेज पे आप काम कर रहे हैं, जिस लेवल पे आप काम कर रहे हैं उससे उससे कम कर देना। मसलन आप स्केल स्केल वाइज आप 15 स्केल में काम करें, 15 से 14 में कर देना सजा के तौर पर। ये रिडक्शन टू लोअर स्टेज है। इसमें वो 5 स्टेजेस तक आपको नीचे ले जा सकते हैं, यानी आपका 15 है तो 10 स्केल आपका कर दें। अगर आप बतौर टीचर हैं तो टीचर का तो शायद 10 स्केल होता ही नहीं है, तो इसमें 5 स्टेजेस तक वो आपको नीचे ले जा सकते हैं। यानी अगर कोई एसएसटी है तो उसको ईएसटी बना सकते हैं, पीएसटी बना सकते हैं। अच्छा, उसके बाद विद होल्डिंग प्रमोशन मैक्सिमम 5 ईयर्स, 5 ईयर्स के लिए प्रमोशन को रोक लेना, ये भी ये माइनर पेनल्टी में आता है। यानी एक बंदे की प्रमोशन होनी थी 2020 में, उसने कोई इनएफिशिएंसी या मिसकंडक्ट की बुनियाद पे या करप्शन की बुनियाद पे या रेबिलियस बिहेवियर की बुनियाद पे उसकी 2025 में जाके होगी, 5 साल उसकी विद होल्ड कर ली उन्होंने प्रमोशन, ये पेनल्टी के तौर पर, सजा के तौर पर। तो ये अब ये भी डिपेंड करता है कि उनकी उसकी प्रमोशन कितनी साल के लिए रोकी जाती है, कितने टाइम के लिए रोकी जाती है। उसके बाद मेजर पेनल्टीज हैं। मेजर पेनल्टीज में रिकवरी ऑफ गवर्नमेंट लॉस फ्रॉम पे। अगर आपने वो कोई नाजायज ज़राए से तनख्वाह ली हुई है या आपने कोई करप्शन की है या कोई ऐसा काम किया है, तो वो जो लॉस होता है उसका आपकी गलती के नतीजे में जो लॉस होता है वो पे में से काट लेना, ये भी एक मेजर पेनल्टी है। रिडक्शन टू लोअर पोस्ट और पे स्केल मैक्सिमम 5 ईयर्स। हाँ ये देखें वही बात आ गई, रिडक्शन टू लोअर स्टेज या लोअर पोस्ट और पे स्केल। अच्छा अच्छा, ऊपर स्टेज है, लोअर स्टेज है और नीचे पोस्ट है। ये मेजर पेनल्टी में पोस्ट है, ऊपर स्टेज है, ये नीचे पोस्ट है। यानी माइनर में स्टेज है, मेजर में पोस्ट है। आपकी उस लोअर पोस्ट पे चले जाना या पे स्केल जो है वो नीचे कर देना, मैक्सिमम 5 ईयर्स, 5 साल के लिए, ये भी मैक्सिमम कर सकते हैं, ये मेजर पेनल्टी में आता है। अच्छा, फोर फीचर ऑफ पास सर्विस मिनिमम 5 ईयर्स। फोर फीचर का मतलब है कि कुरक्की कर लेना, ये जिसको हम वो पंजाबी में बोलते हैं ना, कुरक्की कर लेना, खत्म कर देना। जी अहमद ताहिर साहब, मैं बताता हूँ आपको स्टेज और इसका पोस्ट का फर्क। जी, स्टेज का मतलब ये है, आपकी सैलरी चल रही है, जब आप पहले साल में हैं तो आपकी सैलरी पहली स्टेज पे है, दूसरे साल में आपकी सैलरी दूसरी स्टेज पे है, तीसरे साल में आपकी सैलरी तीसरे स्टेज पे है, चौथे पे, पांचवें पे, छठे पे, इसी तरह स्टेज चलते रहते हैं आपकी सैलरी के। जब आपकी एज जब आपकी जॉब 25 साल तक हो जाती है तो आप 25वें स्टेज में होते हैं। तो उस वो जो आपके सैलरी के स्टेजेस हैं उनको कम कर देना, ये स्टेज का कम कर देना। और पोस्ट जो है वो रिड्यूस करना, पोस्ट डिडक्शन का मतलब ये है कि यानी आप पहले एसएसटी थे, आपको उससे नीचे ईएसटी बना दिया या उससे नीचे पीएसटी बना दिया। ये मैं वो इसको पहले स्टेज को मुझे समझ नहीं आई थी, वो जब अब नीचे ये पोस्ट आया तो मुझे समझ आ गई। अब आप लोगों को समझ आई है अहमद तार साहब?
जी अहमद तार साहब क्लियर हो गया है? हाँ, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एक इंक्रीमेंट आपका एक स्टेज है, बिल्कुल, ये भी कह सकते हैं। अच्छा, फोर फीचर ऑफ पास्ट सर्विस मैक्सिमम 5 years। एक बंदे की सर्विस हो गई, फर्ज कर लें 10 साल हो गई। अब उसकी 5 साल की सर्विस को कुर्की कर लिया जाए, यानी उसके 5 साल गिने जाए, 5 साल ना गिने जाएं, ये भी मेजर पेनल्टी में आता है। अच्छा, कंपल्सरी रिटायरमेंट, जिसको जबरी रिटायरमेंट कहते हैं। जबरी रिटायरमेंट यानी जबरदस्ती रिटायर कर देना। वो बंदा नहीं चाहता कि मैं रिटायर हो जाऊं, लेकिन उसको महकमा कहता है कि ये इनएफिशिएंट है, ये काम नहीं कर सकता, इसलिए इसको रिटायर हो जाना चाहिए। जैसे ये खबर चली थी कि जो मैट्रिक वाले हैं टीचर्स, उनको जबरी रिटायरमेंट दे रहे हैं। उनकी बेशक अभी रिटायरमेंट की एज हुई है या नहीं, जिनकी वो एजुकेशन पूरी नहीं है, उनको रिटायर कर, लेकिन वो फिर नहीं कर सके थे। फिर अब तो वो वैसे भी सारे मोस्टली जो हैं वो रिटायर्ड हो चुके हैं। तो ये कंपल्सरी रिटायरमेंट है, जबरी तौर पर जबरदस्ती रिटायर कर देना सजा के तौर पर, ये भी मेजर पेनल्टी है। रिमूवल फ्रॉम सर्विस, सर्विस से रिमूव कर देना। डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, सर्विस से डिसमिस कर देना। ये इसमें रिमूवल और डिसमिसल में थोड़ा फर्क है। रिमूवल फ्रॉम सर्विस, आप जो सर्विस कर रहे हैं उससे रिमूव कर देना, फिर आप कोई और सर्विस कर सकते हैं। जबकि डिसमिस का मतलब है कि आप कोई और सर्विस नहीं कर सकते। जी, ये पंजाब एम्प्लॉयज एफिशिएंसी डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट, ये पीडा एक्ट पंजाब के लिए है। अच्छा, अ, ये डिसमिसल, जब जब डिसमिसल होता है तो डिसमिसल का मतलब है कि आप नेक्स्ट किसी जॉब में अप्लाई नहीं कर सकते। रिमूवल का मतलब है कि आप एक बार जॉब से निकाले गए, फिर आगे आप जॉब कर सकते हैं। इसकी नेचर थोड़ी सी डिफरेंट है, दोनों का मतलब है जॉब से निकाल देना। पेनल्टीज आफ्टर रिटायरमेंट, ये सॉरी, मुझे ना ये इसके सिंध के और यानी दूसरे प्रोविंसेस के रूल्स का नहीं पता। ये मैं आपको ऐसे ही बताऊं, मैंने उनके बारे में नहीं पढ़ा। तो ये अगर उनके उनका कोई इससे डिफरेंट है तो वो देख लेंगे, मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं। पेनल्टीज आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद जो सजाएं मिलती हैं, ये पीडा एक्ट के थ्रू। विद होल्डिंग ऑफ पेंशन और इट्स पार्ट, पेंशन या उसका कोई हिस्सा विद होल्ड कर देना, यानी जो पेंशन मिल रही है एक बंदे को रिटायरमेंट के बाद, उसका कोई हिस्सा रोक लेना, या पेंशन, पूरी पेंशन रोक लेना, ये रिटायरमेंट के बाद पेनल्टी हो सकती है। विदड्राइंग ऑफ पेंशन और इट्स पार्ट, ये 2 मरतबा लिखा गया। रिकवरी ऑफ गवर्नमेंट लॉस फ्रॉम पेंशन फ्रॉम एक्यूज, हाँ, गवर्नमेंट का जो उसने नुकसान किया है किसी बंदे ने, उसकी पेंशन से उसकी रिकवरी हो सकती है। जैसे कि वो पहले हमने देखा कि वो उसकी पे में से हो सकती है, यहाँ पे पेंशन में से हो सकती है। अच्छा, सस्पेंशन, एन एम्प्लॉय अगेंस्ट होम एक्शन इज इनिशिएटेड कैन बी प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन फॉर अ पीरियड ऑफ 90 days। सस्पेंशन ये होती है कि किसी किसी की खिदमात जो हैं वो 90 दिन तक जो है वो सस्पेंड कर दी जाती हैं बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर सेक्शन 5, पीड एक्ट की सेक्शन 5 के तहत, यानी उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। जी, ये विदड्रॉइंग ऑफ पेंशनर्स पार्ट, असल में इन दोनों का एक ही मतलब है। विदड्रॉ का मतलब भी है वो रोक लेना, और विद होल्ड का मतलब भी रोक लेना है। ये दोनों एक जैसे ही इस्तेमाल होते हैं, दोनों का एक ही मतलब है। अच्छा, एन एम्प्लॉय अगेंस्ट होम एक्शन इज इनिशिएटेड कैन बी प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन फॉर अ पीरियड ऑफ 90 days बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर सेक्शन 5। सेक्शन 5 के तहत ये जिस बंदे के खिलाफ एक्शन हो रहा है, शुरू किया जा रहा है या इंक्वायरी शुरू की जा रही है, उसको 90 दिन के लिए उसकी सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। हाँ, तो पर्सनल हियरिंग, competent authority can call accused for personal hearing along with the relevant record to appear on fixed time and date। तो ये एक रूल है, वैसे ये एक लॉ भी है कि कोई बंदा भी, नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, किसी को भी सुने बगैर कंडेम नहीं किया जा सकता, सुने बगैर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। इसलिए अगर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी तो उसको पर्सनल हियरिंग का मौका जरूर दिया जाएगा।
competent authority can call accused for personal hearing along with relevant record। हाँ, तो रेलिवेंट रिकॉर्ड के साथ जो competent authority है वो उसको बुलाएगी पर्सनल हियरिंग के लिए, एक टाइम देगी। डिपार्टमेंटल अपील, एन अक्यूज्ड हु हैज बीन अवॉर्डेड पेनल्टी कैन अपील टू अपीलेट अथॉरिटी विद इन 30 डेज ऑफ पेनल्टी ऑर्डर्स। जब आपको सजा का ऑर्डर मिलता है किसी भी पेनल्टी का, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप अपील में जा सकते हैं, डिपार्टमेंटल अपील में। डिपार्टमेंटल अपील का मतलब ये है कि एक अथॉरिटी ने आपको सजा दी तो उससे हायर अथॉरिटी के पास आप, मसलन आपको सीओ सजा दे रहा है तो आप वो अपील लेके जा सकते हैं डीसीओ के पास। डीसीओ अगर आपकी सजा को बरकरार रखता है तो उसके बाद आप सर्विसेज ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। आप डायरेक्ट पहली सजा पे सर्विसेज ट्रिब्यूनल में नहीं जा सकते। हाँ, अगर ऐसी अथॉरिटी आपको सजा दे रही है जिसके ऊपर और कोई डिपार्टमेंटल अथॉरिटी नहीं है तो फिर आप सर्विसेज ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। अच्छा, इंडेमनिटी क्या है? इंडेमनिटी तलाफी होता है। नो सूट प्रोसिक्यूशन अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट द कंपिटेंट अथॉरिटी फॉर एनीथिंग डन इन गुड फेथ अंडर दिस एक्ट। अच्छा, हाँ, इंडेमनिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि नो सूट प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट द कंपिटेंट अथॉरिटी फॉर एनीथिंग डन इन गुड फेथ अंडर दिस एक्ट। यानी अगर कोई कंपिटेंट अथॉरिटी इस एक्ट के तहत गुड फेथ में कोई कार्रवाई करती है तो उसके खिलाफ कोई मुकदमा या प्रोसिक्यूशन या कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, या कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती, यानी कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं की जा सकती। वो ऐसा कर सकता है जो कंपिटेंट अथॉरिटी है। डिसमिसल फ्रॉम सर्विस डिसक्वालीफाइज एन एम्प्लॉय फॉर फ्यूचर गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट। ये बात जो मैंने पहले आपको बताई कि डिसमिसल का मतलब है कि उसके बाद कोई गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट, उसकी गवर्नमेंट जॉब नहीं हो सकती। पेनल्टी ऑफ दिस एक्ट कैन नॉट डिसक्वालीफाई एम्प्लॉय फ्रॉम पनिशमेंट अंडर द अदर लॉज। एम्प्लॉय फ्रॉम पनिशमेंट अंडर द, हाँ, ये नहीं हो सकता कि आपको पीडा एक्ट के तहत तो सजा मिल गई लेकिन दूसरे, अब चूंकि आपको इसकी सजा मिल गई है इसलिए दूसरे लॉज आपको सजा नहीं देंगे। फर्ज कर लें किसी बंदे ने करप्शन की, एक बंदे ने किसी से पैसे ले लिए, फर्ज कर ले किसी ने पैसे ले लिए किसी गवर्नमेंट सर्वेंट ने कि मैं जी फलां बंदे को, आप मुझे इतने पैसे दें, मैं आपको टीचर लगवाता हूँ या मैं आपको दर्जा चारम की सीट दिलवाता हूँ। वो उसने पैसे दे दिए, अब वो उसके पास अथॉरिटी थी नहीं, उसने उसके साथ फ्रॉड किया। अब वो बंदा दो तरफ जाएगा, एक तो जाएगा आपके महकमे के पास कि इस बंदे ने मेरे साथ ये फ्रॉड किया है, ये ये जो बंदा है इसने करप्शन की है, तो उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। महकमाना कार्रवाई में उसके खिलाफ लगेगा पीडा एक्ट। अब पीडा एक्ट के तहत महकमा उसको सजा दे सकता है। अब दूसरा वो जाएगा एंटी करप्शन में, एंटी करप्शन में कि वो एंटी करप्शन की तरफ जाएगा और उनसे यानी वहाँ पे उस पर अपनी दरख्वास्त गुजारेगा कि इस बंदे ने मेरे साथ ये किया, इसने करप्शन किया, इसने पैसे लिए, नाजायज़ अथॉरिटी का मिसयूज़ किया। तो वो अगर इसको पीडा एक्ट के तहत सज़ा मिल चुकी है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी सज़ा पूरी होगी, जो एंटी करप्शन वाले हैं वो भी उसको सज़ा दे सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि पीडा एक्ट जिस पे लग गया उस पर कोई और लॉ इन्फोर्स नहीं हो सकता, उस पर सारे लॉज इन्फोर्स होंगे बाकी। अच्छा, competent authority can held इंक्वायरी ऑन द बेसिस ऑफ एलिगेशंस। हाँ, competent authority इंक्वायरी लगा सकती है। competent authority can dispense inquiry and issue show cause notice अंडर सेक्शन 7। सेक्शन 7 के तहत शो कॉज नोटिस दिया जाता है, यानी आपको कहा जाता है कि आपने ये जो काम किया है इसकी वजह बताएं, शो कॉज नोटिस मिलता है। वो शो कॉज नोटिस का जवाब देना होता है आपको। Competent authority can held inquiry by appointing inquiry officer under section 10। competent authority जब आपकी इंक्वायरी लगती है तो competent authority कोई भी इंक्वायरी ऑफिसर लगा सकती है, अपने पास भी इंक्वायरी रख सकती है और इंक्वायरी ऑफिसर भी लगा सकती है कि ये बंदा इंक्वायरी करके बताएगा सारे मैटर की कि मामला क्या था और उसमें किसका कितना कसूर है। competent authority shall sign order of inquiry or show cause notice। हाँ, कोई किसी इंक्वायरी का आर्डर है या शोकॉज नोटिस है तो उस पे साइन जो हैं वो कंपिटेंट अथॉरिटी के ही होते हैं। जो अथॉरिटी आपकी मसलन जो आप हमारे पंजाब के अंदर पीएसटीज हैं, वो उनकी कंपिटेंट अथॉरिटी जो है वो
पीएसटीज की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, डीओ होता है, डीओ एलिमेंट्री, और जो ये हाई स्कूल वाले हैं, हाई स्कूल वालों की डीओ सेकेंडरी होता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो यानी जब कोई शोकॉज नोटिस या इंक्वायरी के ऑर्डर होते हैं तो उन पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के साइंस होते हैं। ये पीडा एक्ट के बारे में थोड़ा सा था जी। पीडा एक्ट कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज पर लागू नहीं होता, बिल्कुल। पीडा एक्ट जो है ये कॉन्ट्रैक्ट वालों पर लागू नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट वालों को। और मजे की बात यह है कि कॉन्ट्रैक्ट वाले जो हैं वो उनका या तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है सजा के तौर पर इंक्वायरी के बाद, या फिर उनको पैसों में फाइन हो सकता है। यानी इतना फाइन आपको भरना पड़ेगा, और वो फाइन जो है वो भी तकरीबन ये पीडा एक्ट की जो इसमें शिक है, इसका हवाला तो नहीं दिया जाता, लेकिन वो भी इससे ज़्यादा नहीं होता, बेसिक पे से ज़्यादा नहीं होता। यानी वो पैसों में फाइन हो सकता है, लेकिन उसके लिए ये शर्त नहीं है। ये अमूमन लोग ऐसा करते हैं, उसके लिए ये शर्त नहीं है कि बेसिक पे से ज़्यादा ना हो। वो ज़्यादा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन वो कम ही रखा जाता है मोस्टली। अच्छा, अब अब आगे हम देखेंगे थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा। ये ये जो क्रक्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन बुक है जिससे मैं ये ले रहा हूँ, तो इन्होंने बड़ा ना ब्रीफली सारी चीज़ों को दिया हुआ है। ये बड़े लंबे लंबे टॉपिक हैं, इन पे बड़ी वो अगर आप कोई बुक उठा लें इसकी मैनेजमेंट की तो बहुत ज़्यादा लंबा लिखा होगा। इन्होंने उसका क्रक्स पेश किया हुआ है, मेन मेन पॉइंट्स पेश किए हुए हैं जो आपके एग्ज़ाम से मुतल्लिक हैं। आपके एग्ज़ाम में तकरीबन यही पॉइंट्स आते हैं, इनसे इतने इससे ज़्यादा डीप वो नहीं जाते। हो सकता है कभी कभार ऐसा हुआ हो कि इनसे ज़्यादा डीप गए हों, लेकिन उन्होंने वो उसका क्रक्स निकाल के आपके सामने रखा हुआ है। अच्छा, ये थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, सबसे पहले हम देखें थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट में थ्योरी एक्स बाय मैकग्रेगर 1960। थ्योरी एक्स क्या है? थ्योरी एक्स का मतलब है कि मैनेजमेंट अस्यूम्स दैट एम्प्लॉयज आर इनहेरेंटली लेजी। मैनेजमेंट ये समझती है कि जो काम करने वाले एम्प्लॉयज है ना, ये बिल्कुल काम से जी चुराते हैं, ये इनको काम करना पसंद नहीं है। क्लोज सुपरविजन एंड कंप्रीहेंसिव कंट्रोल, इसमें बड़ी क्लोज सुपरविजन करते हैं और बड़ा कंट्रोल रखा जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट ये समझती है कि इन्होंने काम करना नहीं है, हमने करवाना है। हम ऊपर खड़े रहेंगे, क्लोज सुपरविजन करेंगे तो ये काम होगा न, वरना ये तो काम से जी चुराते हैं, काम करने नहीं चाहते। थ्रेट्स फॉर कंप्लायंस का भी यही मतलब है कि थ्रेट होता है कि ये जो काम है ये नहीं होगा। पनिटिव एटमोसफियर, सजा वाला माहौल होता है कि इसने ये ना किया तो सजा मिल जाएगी, सजा मिल जाएगी। ऊपर जब एक बंदा खड़ा है, ऊपर मैनेजर खड़ा है, तो इम्प्लॉयज जो है उनको हर वक्त सजा का डर होता है। हाईली रेस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट, वो भी वही बात है कि बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस होती हैं जब वो इतना ज़्यादा कंट्रोल होता है या इतनी क्लोज सुपरविजन होती है, तो इसका इसकी वजह से बड़ा रिस्ट्रिक्टिव सा माहौल बना होता है। ये थ्योरी एक्स वाले ये कहते हैं, थ्योरी एक्स का मानना है कि जी जाहिद अहमद साहब, ये मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का फ़र्क हम कल पढ़ चुके हैं, और मैं मेरे पास वो रिकॉर्डिंग पड़ी है, मैं अपलोड नहीं कर सका, मेरी मसरूफियत आजकल कुछ बड़ी अजीब सी बनी हुई है। तो वो मैं आज आज रात कोशिश करूँगा कि कल वाली आपको रिकॉर्डिंग वो मिल जाए और आज वाली भी मिल जाए। ये रिकॉर्डिंग भी मैं कर रहा हूँ। अच्छा, थ्योरी एक्स वाले, थ्योरी एक्स का मतलब है कि मैनेजमेंट समझती है कि जो एम्प्लॉयज हैं वो काम करने से जी चुराते हैं, काम करना पसंद नहीं करते, जबकि थ्योरी वाई बिल्कुल इसके अगेंस्ट है। यानी थ्योरी वाई ये भी मैकग्रेगर की है, ये भी 1960 में, अपोजिट टू एक्स थ्योरी। मैनेजमेंट assumes that employees are willing to work energetic। ये थ्योरी वाई वाले समझते हैं कि जो थ्योरी वाई वाले कहते हैं कि मैनेजमेंट समझती है कि एम्प्लॉयज़ काम करना पसंद करते हैं और वो बड़े एनर्जेटिक हैं, काम करने में बड़े, यानी वो विलिंग हैं। एम्प्लॉयज़ आर सेल्फ मोटिवेटेड, यानी एम्प्लॉयज़ को कोई इंसेंटिव दे के या कोई इंकरेजमेंट दे के या कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, वो इंटरनल मोटिवेशन के ज़रिए काम कर रहे हैं, खुद से शौक के साथ काम कर रहे हैं, सेल्फ मोटिवेटेड है। एम्प्लॉयज़ इंजॉय ड्यूटीज़, वो अपनी ड्यूटीज़ को इंजॉय करते हैं। तो ये थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। थ्योरी एक्स
का मतलब है कि मैनेजमेंट समझती है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो काम करने से जी चुराते हैं, जबकि थ्योरी वाई का मतलब है कि मैनेजमेंट समझती है कि एम्प्लॉयज़ काम करना पसंद करते हैं। थ्योरी जी बाय मास्लो, डॉक्टर ओची एंड रेडन, ये 3 लोगों का नाम आता है थ्योरी जी में, मास्लो, डॉक्टर ओची और रेडन। It focuses on increasing employee loyalty to the company by providing a job for life with a strong focus on the well-being of the employee, its promotion, morale and satisfaction. थ्योरी जी फोकस करती है कि जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है ये एम्प्लॉय की लॉयल्टी उस सूरत में हासिल करती है अगर उसको जॉब फॉर लाइफ देती है, यानी जॉब सिक्योरिटी देती है, उसको ये पता होता है कि ये जॉब मेरी ज़िंदगी भर चलेगी, मुझे इस जॉब से कोई निकालेगा नहीं, विद ए स्ट्रांग फोकस ऑन द वेल बीइंग ऑफ द एम्प्लॉय। और एम्प्लॉय की वेल बीइंग पर स्ट्रांग फोकस होता है अगर ऑर्गेनाइजेशन का या एडमिनिस्ट्रेटर्स का, उसको प्रमोशन मिलती है, मोरल एंड सेटिस्फेक्शन, उसको सेटिस्फेक्शन होती है अपनी जॉब सेटिस्फेक्शन, यानी उसकी सैलरी इतनी होती है कि उसकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, और उसको जॉब सिक्योरिटी भी है कि मेरी जॉब जो है ये जॉब फॉर लाइफ है, ये कहीं नहीं जाएगी। ये थ्योरी जी वालों का, थ्योरी जी का ये मानना है कि जो एम्प्लॉय लॉयल्टी है उसको कैसे इंक्रीज़ किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। एम्प्लॉय लॉयल्टी को इंक्रीज़ करने के लिए जॉब सिक्योरिटी देना पड़ती है, उसको अच्छी सैलरी देना पड़ती है जो उसकी ज़रूरतें पूरी करे, उसको प्रमोशन देना पड़ती है, उसको सेटिस्फेक्शन देना पड़ती है। उसके बाद ये है जी रीइंफोर्समेंट थ्योरी, ये हमने पढ़ा था उसके बारे में, पावलोव की हमने पढ़ी थी साइकोलॉजी के अंदर, पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग, स्किनर की है ऑपरेंट कंडीशनिंग, वो हम टाइम की कमी की वजह से शायद मैं आपको नहीं पढ़ा सका था। तो ये ये जो बिहेवियरिस्ट हैं दोनों, पावलोव और स्किनर, इन्होंने रीइंफोर्समेंट थ्योरी पेश की थी। लीडर कैन चेंज बिहेवियर बाय रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव, मोटिवेशन और पनिशमेंट कैन गिव रिजल्ट्स। यहाँ पे वही, यानी या तो रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव भी होती है, रीइंफोर्समेंट नेगेटिव भी होती है। तो पॉजिटिव या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के थ्रू बिहेवियर जो है वो चेंज किया जा सकता है, एम्प्लॉय का लीडर चेंज कर सकता है। मतलब अगर कोई गलती करता है तो उसको सज़ा भी दी जाए, अगर कोई अच्छा करता है तो उसको इनाम दिया जाए। ये रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव और नेगेटिव है। वो कहता है कि ऐसी दोनों सूरतों में, सज़ा या इनाम की रिवार्ड की सूरत, दोनों सूरतों में रिजल्ट आता है, बिहेवियर चेंज होता है, हो जाता है एम्प्लॉयज़ का। रीइंफोर्समेंट थ्योरी वालों का ये मानना है, बिहेवियरिस्ट। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी बड़ी मशहूर है, बड़ी फेमस है, हेनरी फयोल की। बहुत सारे लोग ये फंसे रहते हैं कि टाइलर की थ्योरी कौन सी थी और फयोल की थ्योरी कौन सी थी। ये दोनों बड़ी मशहूर हैं, दोनों बड़े फेमस हैं और इनके बारे में क्वेश्चंस भी आते हैं एग्ज़ाम में। तो ये याद कर लें कि एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी जो है ये हेनरी फयोल की थी और साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी टाइलर की थी। अच्छा, क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी भी कहा जाता है ये इसको, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को, लेकिन ये आप देखें एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी हेनरी फयोल की। इट वाज प्रेजेंटेड बाय हेनरी फयोल। हेनरी फयोल वाज फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट। दिस थ्योरी फोकसेस ऑन द मैनेजर रादर देन वर्कर्स। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी जो है इसका फोकस मैनेजर पर है, वर्कर्स से ज़्यादा। ये मैनेजर की बात करती है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, क्योंकि मैनेजर जो है वो दूसरी सूरत में एडमिनिस्ट्रेटर भी है। तो इट इज़ मैनेजर ओरिएंटेड थ्योरी। आप ये याद रख लें कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है ये मैनेजर ओरिएंटेड थ्योरी है। हेनरी फ्योल आल्सो कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी एंड मॉडर्न ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी। ये इसको, इसी थ्योरी को, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी को मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी भी कहा जाता है, मॉडर्न ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी भी कहा जाता है। इसलिए हेनरी फ्योल को फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी भी कहा जाता है। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी क्या है, फ्रेडरिक टाइलर की। दिस थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द साइंटिफिकली ऑर्गेनाइज्ड वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इट इंक्लूड्स proper planning, measurement, pay according to work, etc. Frederick Tyler is called father of scientific management theory. Scientific management theory is also called classical management theory. अच्छा, ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी टाइलर ने पेश की, वो इस उसकी बुनियाद इस पर बात पर थी
कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वर्क जो है वो उसको ऑर्गेनाइज तरीके से कैसे करना है, साइंटिफिकली ऑर्गेनाइज कैसे करना है। इसमें प्लानिंग भी करनी है, मेजरमेंट करनी है, और जो उसको सैलरी देनी है। मेजरमेंट का मतलब ये है कि क्वांटिफाई करना है उनकी जो कारकर्दगी है, उनकी जो एक्टिविटीज़ है उनको क्वांटिफाई करना है, या उनके वर्क को क्वांटिफाई करना है, और उनको पे जो जिस तरह का काम है उतनी पे भी मिले। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी फ्रेडरिक टायलर की है। उसके बाद ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट मैक्स वेबर की। मैक्स वेबर की थ्योरी ब्यूरोक्रेटिक मैंने ब्यूरोक्रेसी, जैसे आप कहते हैं ब्यूरोक्रेसी, जमहूरी, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, इसकी भी कुछ उसी तरह की जमहूरी टाइप की करेक्टरिस्टिक्स हैं। फोकस ऑन स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका फोकस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पर होता है। रिजिडिटी ऑफ ऑफिशियल बिहेवियर, जो ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट है उसमें रिजिडिटी है कि आपका बिहेवियर टोटली ऑफिशियल हो, यानी दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल फॉर्मल हो, नॉन फॉर्मल ना हो। आप अपनी मर्जी से नहीं, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं आप जॉब करते हैं तो वहाँ पे जो फॉर्मल ड्रेस है आपने वही पहन के जाना है, जो वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है आपने वही बोलनी है। अगर वहाँ पे इंग्लिश की इजाज़त है तो आप उर्दू नहीं बोल सकते, उर्दू की इजाज़त है तो आप पंजाबी नहीं बोल सकते। अगर वहाँ पे पैंट कोट टाई पहन के वो उनका रूल है ऑफिशियल बिहेवियर ये है, तो आपने वही पहन के जाना है। अच्छा, रेजिस्टेंस टू इनोवेशन और चेंज, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी जो है इसमें भी रेजिस्टेंस होती है कि चेंज ना हो, जो चीज़ें हैं वैसे चलती रहे, इन कोई नया ख्याल ना हो, जैसे सब कुछ चल रहा है वैसे चलता रहे। रिजिडिटी ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल, रूल्स भी वही हार्ड एंड फास्ट रूल्स हैं, लिखे लिखाए बंदे बदा जो रूल्स हैं उनके मुताबिक चलना है। यानी बेशक वो कुछ ऐसी चीज़ें, नई चीज़ें होती हैं जो फ़ायदा देती हैं। जी, पाकिस्तान के ऑफिसेज में जो है वो कुछ हद तक, बल्कि ऑफिसेज में ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट ही चलती है। आप देखें ऑफिसेज में ऑफिशियल लैंग्वेज भी चलती है, ऑफिशियल ड्रेस भी चलता है। आप कभी वो किसी बैंक में आपने कभी धोती कुर्ते वाले को बैठे हुए नहीं देखा होगा, वहाँ पे वो मोस्टली पैंट पैंट शर्ट और टाई लगाई हुई होगी उन्होंने। तो ये ये तकरीबन पाकिस्तान में ऑफिशियल ऐसे ही ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट ही चलती है। रिजिडिटी ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, इसमें रूल्स प्रिंसिपल्स रिजिड है। डिसीजन इज टेकन बाय हायरार्की ऑफ ऑफिसर्स, हायरार्की ऑफ ऑफिसर्स का मतलब ये है कि डिसीजन, एक बंदे ने रिपोर्ट बनाई, फर्ज कर लें कि आप, हम स्कूल की बात कर लेते हैं, स्कूल में हेडमास्टर जो है उसने रिपोर्ट बनाई, हेडमास्टर ने भेजी जी डीओ को भेजी, डीओ ने आगे सीओ को भेजी। अब सीओ जो है वो कुछ दिन पड़ी रही उसके पास, डीओ के पास, डीओ को जब जब टाइम मिला उसने भेज दी सीओ के पास, सीओ के पास पड़ी रही, उसने कुछ दिन ना देखी। अब सीओ ने आगे उसको, जब कभी उसको टाइम मिला उसने देखा तो उसने साइन करके आगे डीसीओ को भेज दी। अब डीसीओ जो है उसका, उसकी मर्जी है कि उस पर कब ऑर्डर करता है, जब उसने देखना है। तो इस सारे प्रोसेस, ये जो हायरार्की ऑफ ऑफिसर्स है उनके डिसीजन लेने की वजह से क्या होता है, रेड टेप की टर्म जो है, यानी वर्क में डिले हो जाता है, काम काम देर से होता है। ये ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी मैक्स वेबर की, उसकी ये करेक्टरिस्टिक्स थी। उसके बाद है केओस थ्योरी। केओस मींस स्टेट ऑफ डिसऑर्डर। केओस का मतलब होता है बदअमनी, यानी कोई तरतीब ना होना, डिसऑर्डर होना। दिस थ्योरी इज द स्टडी यूज्ड इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। इट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ डायनामिक सिस्टम्स, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग सिस्टम्स। It makes the unpredictability of future of a system. Every system undergoes a change dynamic and thus its future becomes unpredictable. अच्छा, ये थ्योरी जो क्योस थ्योरी है ये कहती है कि किसी भी सिस्टम के बारे में प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि वो कैसे चलेगा। किसी भी सिस्टम के बारे में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि ये ऐसे करेगा तो इसको ये कामयाबी मिलेगी, या ऐसे करेगा तो इसको नाकामी मिलेगी। ये क्योस थ्योरी वाले कहते हैं कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी है किसी भी सिस्टम में। कोई सिस्टम बहुत अच्छे बिहेवियर के बावजूद भी कोलैप्स हो सकता है, कोई सिस्टम जो ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम है वो बहुत बुरे बिहेवियर के बावजूद भी सक्सेसफुल भी हो सकता है, ये कहते हैं।
This theory determines the of a system. If there is a problem or issue in an institution or organization, on the basis of its initial condition, leader can determine unpredictability of future. यानी आप देखें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके बेसिक सिस्टम में कोई कोई प्रॉब्लम आता है, नीचे वाले लेवल पे आता है या ऊपर वाले लेवल पे आता है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि अब फर्ज कर लें हम एजुकेशनल जो हमारा सेटअप है उसी की बात कर लेते हैं। एजुकेशनल सेटअप में कुछ स्कूलों में विजिट करने से आपने देखा टीचर जो है वो अच्छा काम नहीं कर रहे, कोई सुपरवाइजर है उसने रिपोर्ट बना के भेजनी है, कुछ टीचर अच्छा काम नहीं कर रहे, कुछ बच्चे लेट आ रहे हैं, कुछ स्कूलों में वो डिसिप्लिन का प्रॉब्लम है। तो इससे वो कहते हैं कि ये इस सिस्टम के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि ये सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, एजुकेशनल सिस्टम जो है वो डिक्लाइन का शिकार हो जाएगा। यानी ये भी हो सकता है कि बाद में बेहतरी आ जाए, ये भी हो सकता है किसी और स्टेप से इसमें तब्दीली आ जाए, इससे ज़्यादा बेहतर हो जाए, यानी ये बात अनप्रेडिक्टेबल है। उसके बाद है सिस्टम थ्योरी। सिस्टम थ्योरी स्टेट्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन आल्सो वर्क्स लाइक ए सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशन भी एक सिस्टम की तरह काम करती है। सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। ए सिस्टम मेनली कंप्राइज ऑफ इनपुट्स, प्रोसेसेस, आउटपुट्स एंड फीडबैक। ये देखें, सिस्टम थ्योरी कहती है कि सिस्टम ये इन इन चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, इनपुट, प्रोसेसेस, आउटपुट एंड फीडबैक। इनपुट वो है जो कोई भी काम करने के लिए इनपुट दिया जाता है, यानी बेसिक जो आप इनिशिएटिव लेते हैं वो इनपुट है। प्रोसेसेस जो उस काम का तरीकाकार है, आउटपुट जो उससे आपको रिजल्ट मिलता है, और फीडबैक उस रिजल्ट की बुनियाद पर जो भी राय दी जाती है। इसमें भी आप स्कूल की ही मिसाल लें, हम चूंकि स्कूल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके लिए भी मैं आपको स्कूल की मिसाल देता हूँ कि इनपुट ये है कि हेडमास्टर, प्रिंसिपल, टीचर्स सब ने मिल के मेहनत की, बच्चों को टाइम से पढ़ाया, बच्चों को वो तरबियत भी दी, उनको सारे इनोवेटिव मेथड यूज़ किए, अच्छे बच्चों को जिन जिन मेथड से बच्चों को अच्छे से समझ आती थी वो वाले मेथड इस्तेमाल किए। ये था इनपुट। प्रोसेस किया, प्रोसेस उन्होंने वो जो एजुकेशनल प्रोसेस है वो उसको भी उसी तरह स्मूथ तरीके से चलाया। तो आउटपुट मिला उनको, यानी ऐसे स्कूल जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने सारे काम अच्छे से किए, उनका रिजल्ट अच्छा आया। उनके ज़्यादा बच्चे जो हैं वो एमबीबीएस में उनका एडमिशन हुआ, उनके ज़्यादा बच्चों ने इंजीनियरिंग कर ली, उनके ज़्यादा बच्चे जो हैं वो सीएसएस कर गए, या उनको एक आउटपुट मिला। और उसके बाद आउटपुट के बाद फीडबैक होता है। फीडबैक क्या? पता चला लोगों को यहाँ के बच्चे तो इतने बच्चे जो हैं उनके इतने अच्छे मार्क्स आ गए। हमारे यहाँ तो चलो मार्क्स को भी देखा जाता है, वैसे ये मार्क्स जो हैं ये मेरा तो नहीं ख्याल कि जो ज़्यादा मार्क्स हैं वो किसी की इंटेलिजेंस का सबूत होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि देखा जाता है कि जो इदारा ज़्यादा मार्क्स दे रहा है वो उसके बारे में फीडबैक लोग देते हैं कि अच्छा इदारा है, यहाँ पे बच्चों के अच्छे मार्क्स आते हैं, यहाँ पे बच्चों को ज़्यादा मेहनत करवाते हैं, या तरबियत अच्छी दे रहे हैं बच्चों को, बच्चे जो हैं वो अच्छे इंसान बन के निकल रहे हैं। तो ये भी लोगों का एक फीडबैक बन जाता है कि ये इदारा अच्छा है, यहाँ पे पर्सनैलिटी, बच्चों की पर्सनैलिटी बड़ी अच्छे से ग्रूम होती है। तो ये जो फीडबैक है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप देख लें, किसी ऑर्गेनाइजेशन का फीडबैक, लोगों का जो फीडबैक है वो बड़ा अहम किरदार अदा करता है। यानी लोग कहेंगे कि ये जो ओरिएंट वाला या हायर वाले जो फ्रीजर्स हैं ये बड़े अच्छे हैं, ये बड़ा अच्छा काम करते हैं, इनके अंदर कंप्रेसर बड़ा अच्छा लगा होता है। तो वो जो फीडबैक है उसका असर होगा, ज़्यादा लोग उसको खरीदेंगे, एक दूसरे से सुन के भी और वैसे भी। इफ वन पार्ट स्टॉप वर्किंग अदर पार्ट्स आर आल्सो अफेक्टेड। इस सिस्टम में वो कहता है ये सारी चीज़ें इनपुट, अगर एक चीज़ बुरी है तो पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। अगर आप इनपुट सही से नहीं दे रहे तो प्रोसेस भी नहीं सही होगा, आउटपुट भी नहीं सही मिलेगी, फिर फीडबैक भी सही नहीं होगा, फीडबैक भी अच्छा नहीं होगा। सिस्टम थ्योरी फोकसेस ऑन टू इंश्योर दैट ऑल द पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन आर वर्किंग। ये सिस्टम थ्योरी वाले कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे मिल के काम करें, सारे अच्छा काम करें, तो फिर जाके इम्प्रूवमेंट आती है, फिर जाके बेनिफिट होता है, फिर जाके प्रॉफिट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। Different parts like input, AV aids, furniture, classroom, teacher, principal interact with each other, process, and then they provide output, student, academic achievement, and then we get feedback from the parents or community. वही बात जो मैंने आपको पहले की about how much school is performing well, कि स्कूल कितना अच्छा काम कर रहा है। ये सिस्टम थ्योरी का ये फोकस है
कि सिस्टम के जितने भी सेगमेंट्स हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, वो सारे अच्छा काम करें, तो फिर एक अच्छा आउटपुट और अच्छा फीडबैक मिलता है। उसके बाद ऑपरेशनल थ्योरी है। ऑपरेशनल थ्योरी को क्वांटिटेटिव अप्रोच थ्योरी भी कहा जाता है, मैथमेटिकल अप्रोच थ्योरी भी कहा जाता है, मैनेजमेंट साइंस थ्योरी भी कहा जाता है। इसमें भी मैंने ये भी कहते हैं, ऑपरेशनल थ्योरी वाले भी कहते हैं कि मैनेजमेंट वर्क्स लाइक ए सिस्टम ऑफ मैथमेटिकल मॉडल्स एंड प्रोसेसेस managing a logical and rational process. It can be expressed in terms of mathematical relationship and models. Its basic assumption is that an organization system with its parts in interact, interactional and independent relationship, and these interactions and interdependencies can be expressed in terms of models and equations. It focuses on the quantitative form measurement of data. ऑपरेशनल थ्योरी कहती है कि जो सिस्टम है, मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट का काम जो है, ये मैथिकल मॉडल और मैथमेटिकल प्रोसेस की तरह होता है। ये यानी ये कहते हैं कि जो मैनेजमेंट है ये भी लॉजिकल और रैशनल प्रोसेस है। ये मैनेजमेंट भी ऐसा ही है कि 2 और 2 4 की तरह है। ये भी एक यूँ समझ लें, अगर आप इसको क्वांटिफाई करने की जैसे क्वांटिटेटिव अप्रोच है। क्वांटिटेटिव अप्रोच ये है कि एक स्कूल है, उसमें ये देखें जी, इसके 15 बच्चे जो हैं उन्होंने 1000 से ऊपर मार्क्स लिए। अब दूसरा स्कूल है, उसके 20 बच्चों ने 1000 से ऊपर मार्क्स लिए। तीसरा स्कूल है, उसके 50 बच्चों ने 1000 से ऊपर मार्क्स लिए हैं। तो अब यहाँ पे ये जो 50 नंबर वाला है वो पहले नंबर पे है, वो जो 30 नंबर वाला है वो दूसरे नंबर पे, 20 नंबर वाला तीसरे नंबर पे, यानी सबसे अच्छा। इसमें भी मैथमेटिकल रेशनल प्रोसेस है, लॉजिक है। ये आप इसको इस तरह से क्वांटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है जी, आगे चलें, ह्यूमन रिलेशंस मैनेजमेंट थ्योरी। The human relations theory of management began development in early 1920s during the Industrial Revolution. 1920s में ये डेवलप हुई ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट थ्योरी। एट दैट टाइम प्रोडक्टिविटी वाज द फोकस ऑफ बिजनेस। ये देखें, जब जो था ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उस वक्त ऐसी भागम भाग थी, लोगों के सामने बस एक ही मकसद था कि पैसा हो, पैसा हो। कैपिटलिज्म अपने अरूज पे था। सारे लोग पैसे की दौड़ में शामिल थे, मशीनों की दौड़ में शामिल थे। एक मशीनी दुनिया बन गई थी। तो ये इसके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एक ये भी था कि जो मशीनें हैं उन्होंने इंसानों के अपने रिलेशन को कमजोर कर दिया था। मशीनों ने आपस के ये जी, सॉरी, मैं ना एक कॉल कर लूँ, मैं वापस आता हूँ, ये इसको कंप्लीट करता हूँ, बड़ी ज़रूरी कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। जी ਇੱਥੇ घर ही तांदले। जी बिस्मिल्लाह, ज़रूर आओ।